हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सावन सीटेट अकेडमी में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी बुक, जो कि क्लास 6 का अध्याय 4 लेसन 4। दोस्तों, आप एनसीईआरटी की बुक पढ़ने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। दोस्तों, चलिए हम शुरू करते हैं अपने अध्याय 4 को। आरंभिक नगर। दोस्तों, जसपाल और हरप्रीत, जो कि पुराने भवन का संरक्षण इसके बारे में जानना चाहते थे, अपने घर के पास गली में क्रिकेट खेल रहे थे। उन्होंने देखा कि कुछ लोग उस खंडहर घर की तरफ तारीफ कर रहे थे, जिसे गली के बच्चे भूतहा घर कहा करते थे। एक ने कहा, इसकी वास्तु कला को देखो, क्या आपने कहीं लकड़ी की इतनी सुंदर नक्काशी देखी है? दूसरी महिला ने कहा, हमें मंत्री जी को पत्र लिखकर कहना चाहिए कि वह इस खूबसूरत घर को सुरक्षित रखने के लिए इसकी मरम्मत कराने की व्यवस्था करें। यह सब सुनकर जसपाल और हरप्रीत सोचने लगे कि इस पुराने खंडहर से लोगों का इतना लगाव क्यों हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, हम आगे देखते हैं ऐसा क्यों होता है, पुराने भवन का संरक्षण क्यों करना पड़ता है। दोस्तों, अब शुरू करते हैं हड़प्पा की कहानी से। अक्सर पुरानी इमारत अपनी कहानी बताती है। लगभग 150 साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, तो इस काम में जुटे इंजीनियरों को अचानक हड़प्पा पुरा स्थल मिला, जो आधुनिक पाकिस्तान में है। उन्होंने सोचा कि यह एक ऐसा खंडहर है जहाँ से अच्छी ईंटें मिलेंगी। यह सोचकर वे हड़प्पा के खंडहरों से हजारों ईंटें उखाड़ ले गए, जिससे उन्होंने रेलवे लाइन बिछाई। इससे कई इमारतें पूरी तरह नष्ट हो गई। उसके बाद लगभग 80 साल पहले पुरातत्वविदों ने इस स्थल को ढूंढा और तब पता चला कि यह खंडहर उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से है। चूँकि इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी, इसलिए बाद में मिलने वाले इस तरह के सभी पुरास्थलों में जो इमारतें और चीज़ें मिली, उन्हें हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कहा गया। इन शहरों का निर्माण लगभग 4700 साल पहले हुआ था। ठीक है दोस्तों, प्रायः पुरानी इमारतों को तोड़कर उनकी जगह नए भवन बनाए जाते हैं। क्या तुम्हें लगता है कि पुरानी इमारतों को सुरक्षित रखना चाहिए? तो हाँ, क्योंकि दोस्तों, जो पहले की इमारतें हैं वो हमारे पूर्वजों, वो हमारे देश, वो हमारे मतलब विश्व का जो पहले से इमारतें हैं उसे हम विश्व धरोहर या राज्य धरोहर या देश की धरोहर मानते हैं। इसलिए हम उसे बचाकर रखना चाहिए। इस नगरों की विशेषता क्या थी? तो दोस्तों, इन नगरों में कई दो या उससे ज़्यादा हिस्सों में विभाजित किया गया था। प्रायः पश्चिमी भाग छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बना था, और पूर्वी हिस्सा बड़ा था लेकिन यह निचले इलाके में था। ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वविद ने नगर दुर्ग कहा और निचले हिस्से को निचला नगर कहा। दोनों हिस्सों की चहारदीवारी पक्की ईंटों से बनाई जाती थी। इसकी ईंटें इतनी अच्छी थी कि हजारों साल बाद भी आज तक उनकी दीवारें खड़ी रहीं। दीवार बनाने के लिए ईंटों की चिनाई इस तरह करते थे जिससे दीवार खूब मजबूत रहे। कुछ नगरों के नगर दुर्ग में कुछ खास इमारतें बनाई गई थी। मिसाल के तौर पर मोहनजोदड़ो ने खास तालाब बनाया गया था, जिससे पुरातत्वविदों ने महान स्नानागार कहा है। इस तालाब को बनाने में ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था। इसमें पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। इस सरोवर में दो तरफ से उतरने के लिए एक सीढ़ी बनाई गई थी।
और चारों ओर कमरे बनाए गए थे। इसे भरने के लिए पानी कुएं से निकाला जाता था। उपयोग के बाद इसे खाली कर दिया जाता था। शायद यह विशिष्ट नागरिक विशेष अवसरों पर स्नान किया करते थे। कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगरों में अग्नि कुंड मिले हैं, जहां संभवतः यज्ञ किए जाते होंगे। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे कुछ नगरों बड़े बड़े भंडार गृह भी मिले हैं। तो दोस्तों, ये अरब सागर के पास देख लीजिए आप लोग, यहाँ पे मानचित्र में उपमहाद्वीप के आरंभिक नगर जो कि झेलम नदी, चेनाब नदी, रावी, हड़प्पा, राखीगढ़ी, कालीबंगा, सिंधु नदी, मोहनजोदड़ो और सुतकाहुक, चहुंदड़ो, धौलावीरा, सूतकोतदा, लोथल, गंगेरीवाल जो कि स्थित है गुजरात तक। ये जो है जम्मू कश्मीर से लेके आधुनिक पाकिस्तान होते हुए ये गुजरात तक सारी जगह स्थित हैं। तो दोस्तों, आप इसे कहानी के माध्यम से याद कर लीजिए जो कि हम आपको पढ़ा रहे हैं। ये महान स्नानागार है, देख लीजिए आप लोग, सीढ़ी बनी हुई है, एक इधर से है एक उधर से है सीढ़ी, और इनके दीवार को देखिए कितने मजबूती से इनका जो है चिनाई किया गया है। अब देखिए, हड़प्पा के नगरों में ईंटों की चिनाई, ठीक है दोस्तों। भवन, नाले और सड़कें। इन नगरों के घर आमतौर पर 1 या 2 मंजिल होते थे। घर के आंगन के चारों तरफ कमरे बनाए जाते थे। अधिकांश घरों में एक अलग स्नानागार होता था और कुछ घरों में कुएं भी होते थे। कई नगरों में ढके नाले थे, इन्हें सावधानी से सीधी लाइन में बनाया जाता था। हर नाली में हल्की ढलान होती थी ताकि पानी आसानी से बह सके। अक्सर घरों की नालियां सड़कों की नालियों से जोड़ दिया जाता था, जो बाद में बड़े नालों से मिल जाती थी। नालों में ढके होने के कारण इनमें जगह जगह पर मेन होल बनाए जाते थे, जिनके जरिए इनकी देखभाल और सफाई की जा सके। घर, नाले और सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से एक साथ ही किया जाता था। यहाँ पर वर्णित घरों और पिछले अध्याय में वर्णित घरों में तुम्हें क्या अंतर दिखाई देता है, कोई 2 अंतर बताओ। तो दोस्तों, आप पहली वाली वीडियो भी देखिए और इस वीडियो को भी देखिए, और आपको जो अंतर दिखता है वो कमेंट बॉक्स में लिखिए। नगरीय जीवन। तो दोस्तों, ये देखिए नगर, जहाँ हड़प्पा के नगरों में बड़ी हलचल रहा करती होगी। यहाँ पर ऐसे लोग रहते होंगे जो नगर की खास इमारतें बनाने की योजना में जुटे रहते थे। यह संभवतः यहाँ के शासक थे। यह भी संभव है कि ये शासक लोगों को भेजकर दूर दूर से धातु, बहुमूल्य पत्थर और अन्य उपयोगी चीज़ें मंगवाते थे। शायद शासक लोग खूबसूरत मानकों तथा सोने चांदी से बने आभूषणों जैसे कीमती चीज़ों को अपने पास रखते होंगे। इन नगरों में लिपिक भी होते थे जो मुहरों पर लिखते ही थे, और शायद अन्य चीज़ों पर भी लिखते होंगे जो बच नहीं पाई हैं। इसके अलावा नगरों में शिल्पकार, स्त्री पुरुष भी रहते थे जो कि अपने घरों या किसी उद्योग स्थल पर तरह तरह की चीज़ें बनाते होंगे। लोग लंबी यात्राएं करते थे और वहाँ से उपयोगी वस्तुएं लाते थे, और साथ ही लाते थे सुदूर देशों के किस्से, कहानियाँ। मिट्टी से बने कई खिलौने भी मिलते थे जिनमें बच्चे खेलते होंगे। ये कुछ चित्र है दोस्तों, आप एक बार उसको देखिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं इसके बारे में बताता हूँ। सबसे ऊपर मोहनजोदड़ो की एक सड़क और उसमें बना नाला, ऊपर एक कुआं है, बाईं और नीचे हड़प्पा की एक मुहर। देखिए दोस्तों, इधर आपका ये नाला हो गया, ये कुआं हो गया, और ये आपका मुहर हो गया, और ये कुछ मिट्टी के खिलौने हो गए। ठीक है। उपमहाद्वीप में पाए गए लेखन की प्राचीनतम उदाहरण है कि विद्वानों ने इसे पढ़ने की कोशिश की, लेकिन अभी तक
या पता नहीं चल पाया इसका अर्थ क्या है। दाईं ओर से नीचे पक्की मिट्टी के खिलौने। ठीक है दोस्तों। नगर और नए शिल्प। चलिए आओ सब कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में अध्ययन करें जो हड़प्पा नगरों से प्राप्त हैं। पुरातात्विकों को जो चीज़ें वहाँ मिली, जिसे अधिकतम पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, सोने और चांदी जैसे धातु से बनाई गई थी। तांबे और कांसे औजार, हथियार, गहने और बर्तन बनाए जाते थे। सोने चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते थे। यहाँ मिले सबसे आकर्षक वस्तुओं में मनके बाट और फलक है। ये देखिए पत्थर के बाट, देखो कितने ध्यान से और उपयुक्त तरीके से बाटों को बनाया जाता था, जो इन्हें चट पत्थर से बनाया गया था। इसे शायद बहुमूल्य पत्थर और धातुओं को तोड़ने के लिए बनाया गया होगा। मध्य में बनाए मनके, जिसमें कई कार्निले पत्थरों से बनाए गए थे। पत्थरों को काट और तराशकर मनके बनाए गए, जिसे बीच से छेद किए गए थे ताकि धागा डालकर माला बनाई जा सके। मध्य में 2 पत्थर के धारदार फलक, ठीक है, और कढ़ाईदार वस्त्र, ठीक है। एक महत्वपूर्ण व्यक्ति की पत्थर से मूर्ति जो मोहनजोदड़ो से मिली थी, इसे उसमें कढ़ाईदार वस्त्र पहने दिखाया गया था। ठीक है दोस्तों। जानवरों के चित्र मिले हैं, कुछ मुहर मिले हैं जो काले रंग डिजाइन से खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन थे। ठीक है। देखिए दोस्तों, अध्याय 3 में तुमने जिन गांवों के बारे में पढ़ा, क्या वो किसी धातु का उपयोग होता था? इसके बारे में भी आप कमेंट्स में बताइए। संभवतः 7000 साल पहले मेहरगढ़ के कपास की खेती होती थी। मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़े के अवशेष, चांदी के फूलदान के ढक्कन और कुछ अन्य तांबे की वस्तुएं चिपके हुए मिले हैं। पकी मिट्टी तथा फेंस से बनी तकलियां सूत कताई के संकेत देती हैं। ये देखिए किसी आदमी का जो है मूर्ति है, जिसमें इसमें दिखाया गया है। देखिए मूंछें कितनी बड़ी हैं, कैसी दाढ़ियाँ हैं, और सर पे टोपी लगा हुआ है, ये कपड़ा पहना हुआ है। ऐसे इनमें से अधिकांश वस्तुओं का निर्माण विशेषज्ञों ने किया था। विशेषज्ञ उसे कहते हैं कि जो खास चीज़ बनाने के लिए खास प्रशिक्षण लेता है, जैसे पत्थर तराशना, मनके चमकाना, फिर मोहरों की पच्चीकारी करना आदि, जो कि पृष्ठ 36 पर चित्र को देखकर अब मूर्ति का चेहरा आकर्षक ढंग से बनाया गया। उसकी दाढ़ी कितनी अच्छी तरह से दर्शाई गई है। यह किसी विशेष मूर्तिकार का ही काम हो सकता है। यह व्यक्ति विशेष नहीं हो सकता था। हमें यह पता नहीं कि यह सिर्फ पुरुष ही ऐसा कामों में प्रशिक्षण हासिल करते थे या फिर केवल महिलाएं। शायद इसमें दोनों हो सकते हैं, ये आपको जानना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, ये पत्थर और शंख प्राकृतिक तौर पर पाए जाते हैं, लेकिन फेंस कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता था। बालू या सफिस्टिक पत्थरों के चूड़ का गोद में मिलाकर उनसे वस्तुएं बनाई जाती थी। उसके बाद उन वस्तुओं को चिकनी परत चढ़ाई जाती थी। इस चिकनी परत के रंग प्रायः नीले या हल्के समुद्री हरे होते थे। फेंस से मनके, चूड़ियाँ, बाले और छोटे बर्तन बनाए जाते थे। कच्चे माल की खोज। कच्चा माल उन पदार्थों को कहते हैं जो या प्राकृतिक रूप से मिलते हैं या फिर किसान या पशुपालक के उत्पादन से मिलते हैं, जैसे लकड़ी और धातुओं के अयस्क। प्राकृतिक रूप से उपलब्ध कच्चे माल और इन पर कई तरह की चीज़ें बनाई जाती। मिसाल के तौर पर किसानों द्वारा पैदा किए गए कपास को कच्चा माल कहते हैं, जिसके बाद में कताई बुनाई करके कपड़ा तैयार किया जाता है। हड़प्पा में लोगों को कई चीज़ें वहीं मिलती थीं, लेकिन तांबा, लोहा, सोना, चांदी और बहुमूल्य पत्थरों जैसे पदार्थों का वे दूर दूर से आयात करते थे। हड़प्पा के लोग तांबे का आयात संभवतः आज के राजस्थान से करते थे।
यहाँ तक कि पश्चिम एशियाई देश ओमान से भी तांबे का आयात किया जाता था। कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाई जाने वाली धातु टिन का आयात आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। सोने का आयात आधुनिक कर्नाटक और बहुमूल्य पत्थर का आयात गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह कैसे ले जाया जाता था, इन चित्रों को देखो। एक खिलौना है और दूसरी एक मुहर। क्या तुम बता सकते हो कि तुम हड़प्पा के लोगों को यातायात के लिए किन साधनों का प्रयोग करते थे? पिछले अध्यायों में क्या तुमको पहिए वाले वाहनों की जानकारी दी गई थी? बच्चों का खिलौना हल और हल चलाने वाले ज़्यादातर किसान पुरुष होते थे, हमें ज्ञात नहीं। क्या हड़प्पा में भी यही प्रथा थी? ये देख लीजिए, आप लोग देख सकते हैं, ये जो है कुछ लिखा गया है, ये पत्थरों पे चित्रों से दर्शाया गया है। ये नाव बनी है। नगरों में रहने वालों के लिए भोजन। लोग नगरों के अलावा गांव में भी रहते थे। वे अनाज उगाते थे और जानवर पालते थे। किसान और चरवाहे ही शहरों में रहने वाले शासकों, लेखकों और दस्तकारों को खाने के सामान देते थे। पौधों के अवशेषों से पता चलता है कि हड़प्पा के लोग गेहूं, जौ, दालें, मटर, धान, तिल और सरसों उगाते थे। जमीन की जुताई के लिए हल का प्रयोग एक नई बात थी। हड़प्पा काल के लोग तो नहीं बच पाए क्योंकि वे प्रायः लकड़ी से बनाए जाते थे, लेकिन हल के आकार खिलौनों से मिलते हैं। इस क्षेत्र में बारिश कम होती थी, इसलिए सिंचाई के लिए लोग कुछ तरीके अपनाए होंगे। संभवतः पानी का संचय किया जाता होगा और ज़रूरत पड़ने पर उसे फसलों की सिंचाई की जाती होगी। हड़प्पा के लोग गाय, भैंस, भेड़, बकरियां पालते थे। बस्तियों के आसपास तालाब और चरगाह होते थे, लेकिन सूखे महीनों में मवेशियों के झुंडों को चारा पानी की तलाश और दूर दूर तक ले जाया जाता था। वे बेर जैसे फलों को इकट्ठा करते थे, मछलियां पकड़ते थे और हिरण जैसे जानवरों का भी शिकार करते थे। गुजरात में हड़प्पाकालीन नगर का सूक्ष्म निरीक्षण किया गया, जो कि कच्छ के इलाके में खादी बेत के किनारे धौलावीरा नगर बसा था। वहाँ साफ पानी मिलता था और ज़मीन उपजाऊ थी। जहाँ हड़प्पा सभ्यता के कई नगर दो भागों में विभक्त थे, वहीं धौलावीरा नगर को 3 भागों में बांटा गया था। इसके हिस्से के चारों ओर पत्थर की ऊंची ऊंची दीवार बनाई गई थी, जिससे अंदर जाने के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार थे। इस नगर मैदान भी था जहाँ सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे। यहाँ मिले कुछ अवशेषों से हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों को पत्थरों में खुदा पाया गया। इन अभिलेखों को संभवतः लकड़ी में जड़ा गया था। यह एक अनोखा अवशेष है क्योंकि आमतौर पर हड़प्पा के लेख मुहर जैसी छोटी वस्तुओं में पाए जाते थे। गुजरात की खंबात खाड़ी से मिलने वाली साबरमती की एक उपनदी के किनारे बसा लोथल नगर ऐसे स्थान पर बसा था जहां कीमती पत्थर जैसे कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। यह पत्थरों, शंखों और धातुओं की बनाई गई चीज़ों के लिए महत्वपूर्ण केंद्र था। इस नगर में एक भंडार गृह भी था। इस भंडार गृह में कई मुहरें और मुद्रांकन, मुहरबंदी, गीली मिट्टी पर दबाने से बनी उनकी छाप मिले हैं। लोथल का बंदरगाह है दोस्तों, यहाँ बड़ा तालाब लोथल का बंदरगाह रहा होगा, जहाँ समुद्र के रास्ते आने वाली नावें रुकती थी। संभवतः यह पर माल चढ़ाया उतारा जाता होगा। ठीक है दोस्तों, ये यहाँ पर एक इमारत मिली जहाँ संभवतः मनके बनाने के लिए काम होता था। पत्थर के टुकड़े अधबने मनके बनाने वाले उपकरण
और तैयार मनके भी मिल लें। मुद्रा मुहर, जो कि मुद्रांकन, मुहरबंदी, मुहरों का प्रयोग के समान उन डिब्बों या फलों को चिन्हित करने के लिए किया जाता होगा जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता था। थैले को बंद करने के बाद गीली मिट्टी मुहारा पर गीली मिट्टी पोतकर उन पर मुहर लगाई जाती थी। मुहर छाप को मुहरबंदी कहते थे। अगर यह छाप टूटी हुई नहीं होती थी तो यह साबित होता था कि सामान के साथ छेड़छाड़ नहीं हुई। आज भी मुहर का प्रयोग होता है। पता लगाओ कि मुहर का प्रयोग किस लिए किया जाता है। तो दोस्तों आपको मालूम ही है, सील करने के लिए किसी भी जो है सीलबंदी चीज़ों को अगर हम सील करते हैं तो उस पर मुहर लगाई जाती है। सरकारी सामान पे भी आपने देखा होगा मुहर लगा होता है। आप पोस्ट पे भी देखे होंगे मुहर लगता है। तो इन सब चीज़ों पे लगता था। तो दोस्तों अब हम आ गए सभ्यता के अंत का रहस्य जानते हैं। लगभग 3900 साल पहले एक बड़ा बदलाव देखने को मिला। अचानक लोगों ने इस नगरों को छोड़ दिया। लेखन, मुहर, बाटों का प्रयोग बंद हो गया। दूर दूर कच्चे माल आयात काफ़ी कम हो गया। मोहनजोदड़ो में सड़कों पर कचड़े के ढेर बनने लगे। जल निकासी प्रणाली नष्ट हो गई और सड़कों पर ही झुग्गीनुमा घर बनाए जाने लगे। यह सब क्यों हुआ कुछ पता नहीं। कुछ विद्वानों का कहना है कि नदियाँ सूख गई थी, अन्य का कहना है कि जंगलों का विनाश हो गया था। कारण ये भी हो सकता है कि ईंटें पकाने के लिए ईंधन की ज़रूरत पड़ती थी। इसके अलावा मवेशियों के बड़े बड़े झुंडों को चरगाह, घास वाले मैदान समाप्त हो गए। कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई, लेकिन इन कारणों का स्पष्ट नहीं होता है। सभी नगरों के अंत कैसे हो गया, क्योंकि बाढ़ और नदियों के सूखने का असर कुछ ही इलाकों में हुआ होगा। ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया। जो भी हो परिवर्तन असर बिल्कुल साफ दिखाई देता है। आधुनिक पाकिस्तान के सिंध, पंजाब की बस्तियां उजड़ गई थी और लोग पूर्व और दक्षिण के इलाकों में छोटी नई बस्तियां जाकर बसने लगे। इसके लगभग 1400 साल बाद नए नगरों का विकास हुआ। इसके बारे में तुम अध्याय 6 और 9 में पढ़ोगे। तो दोस्तों ये अन्यत्र है, जो कि एटलस में मिस्र ढूंढो। नील नदी के आसपास इलाकों को छोड़कर मिस्र अधिकांश भाग रेगिस्तान है। लगभग 5000 वर्ष पहले मिस्र में शासन करने वाले राजाओं ने सोना, चांदी, हाथीदांत, लकड़ी और हीरे जवाहरात लाने के लिए सेनाएं दूर दूर तक भेजी। उन्होंने बड़े बड़े मकबरे बनाए जिन्हें पिरामिड के नाम से जाना जाता है। राजाओं के मरने के बाद उनके शवों को पिरामिड में दफनाकर सुरक्षित रखा जाता था। इन शवों को मम्मी कहा जाता है। उनके शवों के साथ अनेक चीज़ें दफनाई जाती थी। उसमें खाने वाले चीज़ें, पेय पदार्थ और वस्त्र, गहने, बर्तन, वाद्य यंत्र, हथियार और जानवर शामिल है। कभी कभी शव के साथ सेवक सेविकाएं भी दफनाया जाता था। दुनिया के इस इतिहास में शव को दफनाने की परंपरा को देखते हुए मिस्र की सबसे ज़्यादा धन दौलत खर्चा किया जाता था। क्या तुम्हें लगता है मरने के बाद इन राजाओं को इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती होगी? तो उनका मान्यता था। अब हम कुछ नहीं कह सकते। ठीक है दोस्तों, इसमें कल्पना करिए आप 4000 साल पहले लोथल और मोहनजोदड़ो की यात्रा कर रहे हो तो आपको कैसा लगेगा आपके माता पिता के साथ। और दोस्तों इसमें आओ याद करें, जो भी टॉपिक है आप पढ़िए। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट करिए, हम आपको समझा देंगे। तो दोस्तों ऐसे वीडियो देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।